एवरीवन, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बायोडायवर्सिटी का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको बायोडायवर्सिटी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। ठीक है, और स्पीशीज के बारे में बच्चों को मोस्टली ये मिसकंसेप्शन होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं सबको हम बायोडायवर्सिटी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसको अगर और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो आप सबसे इजीएस्ट एग्जांपल इंडिया के ही पॉपुलेशन को ले लीजिए। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की जब आप बात करते हैं तो कितनी है ये 135 करोड़ के आसपास अभी तक ये पहुंच चुकी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब समझते हैं तो आप वहां पे ऐसा बोले कि जितने टाइप के ह्यूमन बींग्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, किसी की हाइट अलग है, कलर्स में भी डिफरेंसेस है, तो ये सबको हम बायोडायवर्सिटी बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज वैरायटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जितने टाइप के स्पीशीज पाए जाते हैं पूरे अर्थ पे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बायोडायवर्सिटी। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस पूरे अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है कितने। ठीक है, ये डेटा आप जब भी रीड करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें वेरिएशंस आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सपोज कीजिए कि पहले आप इतने से एरिया में आप क्या करते हैं, स्पीशीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि स्पीशीज का टोटल नंबर कितना है। ठीक है, तो तब जो वहां पे स्पीशीज का नंबर निकल के सामने आएगा उसके कॉम्परेटिवली जब आप उस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, उसमें जब आप स्पीशीज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा। इट मीन्स कि जो एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फाउंड स्पीशीज। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसे एरिया को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे वहां पे क्या होगा, आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा मिलती चली जाएगी। इट मीन्स कि आपको वहां पे बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको हमेशा हर जगह फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि कई जगहों पे कॉमन सेंस भी काम करता है। जैसे आप अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के छोटे से एरिया को देखते हैं, वहीं पे अगर आप किसी डेजर्ट एरिया के लार्ज एरिया को देखना स्टार्ट करते हैं वहां पे ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह के लिए बात की जा रही है, बट वहां पे एक्सेप्शनली डेजर्ट एरियाज वगैरह को हम निकाल देंगे, क्योंकि आप वहां पे बोलेंगे वहां पे भी तो हम एरिया इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं, बट वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है जैसे वहां पे उसको इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, आपको बात बहुत सिंपल तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज है कितने। ठीक है, तो लास्ट जो 2011 में जो स्टडी किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो इसका डेटा दिया जाता है दैट इज 8.7 मिलियंस। ठीक है, कितना है ये 8.7 मिलियंस का डेटा दिया जाता है बुक्स वगैरह में। ठीक है, 2011 जो रिसेंट है उसके अकॉर्डिंग। इसमें से अगर हम नॉन स्पीशीज की बात करें, मतलब जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है और जिसके बारे में बुक्स में डेटा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो वो काफी कम है। दैट इज 1.3 टू 1.7 मिलियंस के आसपास ही डेटा अवेलेबल है। ठीक है, इसमें वेरिएशंस आते हैं, कई बुक्स में 1.2 टू 1.5 लिखा है, कई जगहों पे ये 1.2 टू 1.7 लिखा है, मतलब ये डेटा इसी के आसपास घूमता रहता है। जिनके बारे में हम जानते हैं तो आप समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम एरिया है जिसके बारे में आप अभी जानते हैं। ठीक है, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स भी बार बार निकल के सामने आती है कि कोई अगर ऐसा जियोग्राफिकल एरिया इस अर्थ पे अवेलेबल है जहां पे आप विजिट करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको नंबर ऑफ स्पीशीज मतलब न्यू नंबर ऑफ स्पीशीज और ज्यादा मिलते चले जाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कुछ चैनल्स पे, जो ऐसे चैनल्स होते हैं डिस्कवरी वगैरह जैसे, उस पे आपको कई न्यू स्पीशीज के बारे में बताया भी जाता है, और जैसी कोई न्यू स्पीशीज मिलती है उसको वहां पे फिट करने की कोशिश की जाती है। पहले हमारे पास और डेटा जो अवेलेबल है पहले से, प्रीवियसली जो डेटा अवेलेबल है उससे उसको मैच करके देखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फाइलम्स के एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हैं। ठीक है,
एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे डिविजन्स हैं वहां पे हमारे पास, और धीरे 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 जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरी की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे वैसे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कहीं पे भी अगर हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम्पल कहीं पे भी फिट नहीं होता है। ठीक है, तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये क्या है, एक न्यू स्पीशीज है, इसके लिए हमें अलग से क्राइटेरिया बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो नोन है वो डेटा ही काफी वास्ट है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत कम है तो इतने की पढ़ाई बहुत आसान है, जबकि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि 1.7 मिलियंस के आसपास का डेटा कितना ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें से भी कुछ ऐसे अवेलेबल है जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डेटा आज हमारे पास रिसोर्सेज के तौर पे अवेलेबल नहीं है। सबके बारे में अभी तक स्टडी ऑलरेडी चल ही रही है। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, बायोडायवर्सिटी की। अब सवाल ये उठता है कि जब बायोडायवर्सिटी में इतने वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास अवेलेबल हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की आती है, नेमिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है तब तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ टीचर अगर मैं हूँ किसी क्लास में, मैं जा रही हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं और मुझे पता ही नहीं कि कौन से स्टूडेंट का क्या नाम है। ठीक है, और मैं अगर क्वेश्चन आंसर पूछना स्टार्ट कर रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक नाम से बोलूँ तो सारे बच्चे उठ के खड़े हो जाए, क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कर दे, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसके लिए नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, मतलब नामकरण जिसको आप बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है आप अपने ही आसपास के लोकेलिटीज में जैसे जैसे मूव करते चले जाते हैं वैसे वैसे वहां पे क्या होता है, जैसे आप सपोज दैट किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, किसी फल का ले लीजिए, किसी फ्रूट का ले लीजिए, किसी भी चीज का ले लीजिए, आप जैसे जैसे रीजन चेंज करते चले जाते हैं उसका नाम बदलता चला जाता है, उसका नाम अलग अलग होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट हो गई कि किसी चीज को साइंटिफिक नेम दिया जाए, दैट इज बायोलॉजिकल नेम, और साइंटिफिक नेम उसको दिया जाए। ये कंफर्म करने के लिए कि ये नाम वर्ल्ड वाइड क्या होगा, कंफर्म्ड होगा और इसमें कोई भी चेंज और वेरिएशंस, इवन की स्पेलिंग मिस्टेक तक भी कहीं एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात रही कि आप बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं और नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात एक्सप्लेन करी कि नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर नोमेनक्लेचर नहीं होगा तो उससे कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आपको खुद ही पता है। अब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आपको किसी का नाम ही नहीं पता, आपको किसके ऊपर स्टडी करनी है आपको वही बात नहीं पता, तो ये सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी वहां पे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से इजीली समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगी और एक्सप्लेन करूंगी उसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।